Welcome dear friends, this is the first part of CSS General Sense and Ability 2022 MCQs. Question 1 is plotting of vibrations by an earthquake on a paper is called. एक पेपर पे जब अर्थक्वेक की वजह से वाइब्रेशंस प्लॉट होती है तो उसको क्या कहा जाता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। राइट साइड पे एक फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि एक पेपर पे अर्थक्वेक की वजह से वाइब्रेशंस प्लॉट हुई है और इसी पेपर पे जो ग्राफ बनाया गया इसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्वेश्चन 2 इज विच वन इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलपोन स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा सिलपोन के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए वाटर। ऑप्शन में से एक्सीलरोमीटर भी एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसके बारे में जानने के लिए एक छोटा सा नोट है नीचे कि एक्सीलरोमीटर्स बेसिकली यूज़ होता है पोन की ओरिएंटेशन डिटेक्ट करने के लिए, और फिर ये दोनों इसके साथ जो जायरोमीटर है या जायरो जिसको कहा जाता है, जायरो मिलके जो है ना पोन जब हम रोटेट करते हैं या ट्विस्ट करते हैं तो उस रोटेशन और ट्विस्ट को ट्रैक करने के लिए दोनों मिलके हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स भी देते हैं। क्वेश्चन 3 इज फॉर व्हाट टर्मिनोलॉजी इज जीपीएस यूज्ड ग्लोबली। जीपीएस बेसिकली किस चीज़ की एब्रिविएशन है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को ओरिजिनली नेवस्टार जीपीएस कहा जाता था। ये बेसिकली सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है और इसको ओन करता है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट और इसको ऑपरेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेस फोर्स। इसको लॉन्च किया गया था। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जीपीएस को कब लॉन्च किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 22, 1978। और अक्सर ये भी पूछा जाता है कि एट प्रेजेंट कितने ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है। सो एट प्रेजेंट इट हैज़ 31 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स। क्वेश्चन 4 इज कोविड-19 इज काज्ड बाय। कोविड-19 किस चीज़ से काज होती है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वायरस। कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 जिसको शॉर्ट फॉर्म जिसका है कोविड-19 इज़ अ कंटेजियस डिजीज़ काज्ड बाय अ वायरस द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसको सार्स कोविड-2 भी कहा जाता है। द फर्स्ट नोन केस वाज आइडेंटिफाइड इन वुहान चाइना। अक्सर पूछा जाता है कोविड के बारे में कि कोविड का जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड केस था कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ था? दैट वाज इन वुहान चाइना। और कब आइडेंटिफाई हुआ था? इन दिसंबर 2019। द डिजीज़ क्विकली स्प्रेड वर्ल्ड वाइड रिजल्टिंग इन द कोविड-19 पेंडेमिक। और फिर वुहान से होते हुए पूरी चाइना और फिर पूरी चाइना से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया, जिसको फिर कोविड-19 पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 5 इज डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काजेज। जब ह्यूमन डाइट में इंसान की खुराक में जब आयरन की डिफिशिएंसी होती है तो वो किस चीज़ की वजह बनती है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी एनीमिया। जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं इनके बारे में भी जानना लाजमी है। जो पहला ऑप्शन है हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस बेसिकली एक इनहेरिटेड कंडीशन होती है जिसमें आयरन लेवल जो होते हैं वो स्लोली बिल्डअप होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम लेने के बाद। और जो मलेरिया है, मलेरिया के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो मलेरिया बेसिकली काज किस चीज़ से काज होती है, उसकी वजह क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट लोगों में किस तरह पहुंचती है या स्प्रेड किस तरह होती है? थ्रू द बाइट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोपेलिस मॉस्किटो। एक किस्म की मॉस्किटो है जिसका नाम एनोपेलिस है और बेसिकली इसमें जो फीमेल मॉस्किटो है वही मलेरिया काज करती है। अब एनीमिया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि एनीमिया जो है बेसिकली एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स है इनकी मकदार कम होती है या हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो इसमें कम होता है। मतलब जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो उससे लोअर होता है। और फिर एनीमिया के बेसिकली 3 टाइप्स है। एक जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया और तीसरी जो है वो हेमोलिटिक एनीमिया। क्वेश्चन 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज अ फैक्टर हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका इंटेलिजेंस पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए हेरिडिटरी। नीचे मैंने एक नोट दिया है कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, ये एक कम्प्लेक्स ट्रेट है। इसमें बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं जिसमें जेनेटिक भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए साउंड वेव्स। बाकी जो तीन ऑप्शन है लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ईएम वेव्स भी कहा जाते हैं। ये वेव्स जो है ये असल में क्रिएट होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वाइब्रेशंस होती है उसकी वजह से ईएम क्रिएट होती है। ईएम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इनके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से रेडियो वेव्स हम देखते हैं कि खला में कोई भी मीडियम नहीं होता और रेडियो वेव्स वहाँ से पास होकर हमें पहुँच जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं उनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जिस तरह के साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स बेसिकली मैकेनिकल वेव्स है। अगर हम वैक्यूम में साउंड पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वैक्यूम में कोई साउंड नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, और जब मीडियम नहीं होगी तो मैकेनिकल वेव्स वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती। क्वेश्चन 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन एमिटेड बाय द सन। जो सूरज से जो रेडिएशंस एमिट होती है उनमें से सबसे ख़तरनाक रेडिएशन कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेज। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ओजोन लेयर बहुत अहम है, क्योंकि ओजोन लेयर इन अल्ट्रावायलेट रेज को पास होने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डज आरएनए स्टैंड्स फॉर। आरएनए किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर ऑप्शन बी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है या आरएनए है ये ऑल लिविंग सेल्स में मौजूद होता है और इसकी और डीएनए की काफ़ी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ होती है, लेकिन उसमें एक बेसिक डिफरेंस है और हमसे अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा भी जाता है कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं या डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं या डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आरएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एंड दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। Question 10 is which one can be considered in representing the geographic coordinate system। जब हम geographic coordinate system को represent करना चाहते हैं तो इनमें से कौन से ऑप्शंस को हम कंसिडर करेंगे? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी लेटीट्यूड। geographic coordinate system बेसिकली 3 डायमेंशनल स्फेरिकल सरफेस यूज़ करता है अर्थ पे किसी भी लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए। अगर हमने अर्थ पे कोई लोकेशन डिटरमिन करना है तो हमें बेसिकली लैंगिट्यूड और लैंगिट्यूड दोनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, तभी हम कोई लोकेशन डिटरमिन कर सकेंगे। यहाँ पर चूँकि ऑप्शन में सिर्फ लेटीट्यूड दिया गया है तो इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन बी बनता है। अदरवाइज सिर्फ लेटीट्यूड से काम नहीं चलता, हमें लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड दोनों की कोऑर्डिनेट्स चाहिए होती है किसी भी लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए। हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड।